revisionary section of your depreciation. In the today's class, we have the overall revision of this chapter. This is your depreciation chapter, depreciation charge on your fixed assets. Reduction in the value of your fixed assets is usually called as depreciation. Okay, so I proceed towards the topical part, where, as you can see on the picture, the amount is reducing with the passage of time, and we were proceeding towards a straight line method. We have done this question from the straight line, and from this question we were asking सबसे पहले क्या होता है heirs and total cost, salvage value, useful life. जब भी आपके पास ये 3 contents मौजूद होंगे, जैसे कि total cost, salvage value and useful life आपके पास अगर given है, तभी आप straight line method properly follow कर सकते हैं. application of straight line method जो होती है उसके useful life हमेशा years में given होते हैं. ठीक है, हमारे पास 5 years मेंशन है. इसका जो फॉर्मूला है बेटे हमारे पास है टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ एंड ईयर्स. सैल्वेज वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं. ठीक है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ऑफ द डिडक्शन जो कि हमारी कंपनी खुद से डिसाइड करती है. यूज़फुल लाइफ को हम लोग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन भी कहते हैं. ये फार्मूला आपका जो एसएलएम में यूज़ होता है, सेम यही फार्मूला आप यूनिट प्रोडक्शन और वर्किंग आवर में भी यूज़ करते हैं. सेम यही फार्मूला आपका अप्लाई होगा अदर 2 मेथड्स में, जो कि वर्किंग आवर्स हैं और यूनिट प्रोडक्शन है. ठीक है, इस फॉर्मूले में आपके पास डाटा जो प्रीवियसली डाटा दिया हुआ, टोटल कॉस्ट इज 500,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू 45,000 इन द यूजफुल लाइफ. ठीक है, एंड देन वी हैव अ यूजफुल लाइफ, उस पर हमने अप्लाई करना है. अच्छा जी, एक फॉर्मूले में थोड़ी सी वेरिएशन क्या होती है कि आपने अगर इसके पास इसमें मंथ अप्लाई करने होते हैं, लाइक फॉर द ईयर स्टार्टिंग आपने चेक करनी होती है कि अगर आपका स्टार्टिंग जो है वो मार्च या सपोज जुलाई से है, तो आपने अपने मंथ्स काउंट करने होते हैं. ये वो यूजेबल मंथ्स ऑफ द मशीनरी है डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स इन अ ईयर. टोटल मंथ्स इन अ ईयर आपके पास 12 ही होते हैं, अंडरस्टूड है. टोटल कॉस्ट की वैल्यू गिवन होगी, सैल्वेज वैल्यू की भी ऑलरेडी वैल्यू गिवन होगी, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, दिस इज ऑल्सो गिवन. देन यू हैव टू अप्लाई यूजफुल मंथ्स, जितने भी मंथ्स आपकी मशीनरी यूज़ हुई होगी. लाइक अगर मार्च से टिल दिसंबर में काउंट करूँ तो मेरे पास 10 मंथ्स हो रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाय 12 में इधर अप्लाई करूँगी. ठीक है, ये आपके पास वर्किंग है जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ. मार्च 10 से लेके हमारे पास टोटल कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ गिवन है बेटे. मार्च टिल दिसंबर 12 हमारे पास मंथ आ रहे हैं. 40,000 इज योर कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू 4,000, यूजफुल लाइफ इज 2. ठीक है, अब आपने सिंपली इसको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है. मैंने 40,000 टोटल कॉस्ट लिखी है, सैल्वेज वैल्यू 4,000, 36 हो जाएगा. ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 2. जितने भी मंथ्स हैं वो 10 कैसे आए मैंने भी आपको बताया. मार्च टिल दिसंबर आप कैलकुलेट करेंगे, अकाउंटिंग ईयर एंड तो दिसंबर पे ही होता है ना. मार्च टिल दिसंबर आपने इसमें अकाउंटिंग ईयर शो करना है, आप सॉरी अकाउंटिंग मंथ्स शो करने जो कि 10th आ रहे हैं. ठीक है, 10/12 टोटल मंथ्स इन अ ईयर. देन 36 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आंसर आ रहा है, एंड अप्लाइंग मंथ 15,000. ये आपकी फर्स्ट ईयर की, पहले साल की आपकी डेप्रिसिएशन होगी जिसमें आपने मंथ अप्लाई किए हैं 10/12. ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर की आप डेप्रिसिएशन चेक करेंगे तो उसमें आपके पास होगी, अच्छा नेक्स्ट ईयर इसका ये नहीं है, अगर इसी का नेक्स्ट ईयर होगा तो 36,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है, तो जो आपका 36 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आएगा 18,000 मेरे हाथ से आएगा. यस, 2 1 2 8 यस, हमारे पास 18,000 आंसर होगा. वो आपका इसी मंथ्स के, यानी अगर मैं मार्च 2017 है, ये एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया. ठीक है, 17 के बाद इसी को अगर मैं आगे प्रोलॉन्ग करती हूँ इसी मशीनरी को, तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर की आती है. ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपने दूसरी एप्लीकेशन करनी है. दिस इज फॉर ऑल योर सोल्यूशन फॉर स्ट्रेट लाइन मैथड. स्ट्रेट लाइन मैथड का मेन कंटेंट क्या है? मेन कंटेंट है कि इसकी यूजफुल लाइफ ईयर्स में होती है. इसमें हमेशा हमारे पास फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है, टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. सैल्वेज वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, यूजफुल लाइफ को एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स भी कहते हैं. स्ट्रेट लाइन मैथड का सिनोनिम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मैथड. ठीक है,
स्ट्रेट लाइन मेथड की जो डेप्रिसिएशन होती है वो नंबर्स ऑफ ईयर्स रिमेन्स द सेम होती है. नंबर्स ऑफ ईयर्स का मतलब कि अगर मैं आपके साथ 2009 की डेप्रिसिएशन बताऊं कि वो 10,000 है, तो 2009 की अगर 10,000 होगी, 2010 की भी 10 होगी, 2011 की भी 10 होगी. ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन उसका नाम ये शो करता है कि डेप्रिसिएशन फॉर द नंबर्स ऑफ ईयर्स. नंबर्स का मतलब जितने भी साल. नंबर्स ऑफ ईयर्स, depreciation for the numbers of years for the straight line method it will remain the same. अब मेरे पास एक सवाल आया था कि अगर हमारे पास किसी ईयर में मंथ अप्लाई हो रहे हों, फॉर एग्जांपल 2009 में मशीन जिस तरह अभी मैंने 10 मंथ्स यूज़ करी, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है. अगर मशीन आपकी 12 महीने ही इस्तेमाल होगी तो सबकी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में सेम ही आएगी. ठीक है, लेकिन अगर किसी ईयर में आपकी मशीन जो है वो 10 मंथ्स या 7 मंथ्स यूज हुई है, तो वो वैल्यूज डेफिनेटली डिफरेंट जो साल होंगे उसके साथ सेम नहीं हो सकती. ये एक्सेप्शनल केसेस में आता है. अगर आपकी मशीन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रही है तो उसके हर साल की डेप्रिसिएशन सेम रहेगी अनटिल एंड अनलेस आपकी मशीन जो है वो पूरे 12 महीने चली हो. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स आई एम टेलिंग यू. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करती हूँ जो हमें मेन कंटेंट आज का डिस्कस करना था. अच्छा जी, दिस इज द क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 10. ठीक है, ऑफ योर बुक मैंने उसी को प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे. दिस इज द प्रॉब्लम इन विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू सम ऑफ एयर डिजिट मेथड. ठीक है, मैं सम ऑफ एयर डिजिट मेथड आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ. हमारे पास बेसिकली इट्स अ वेरी इजीएस्ट मेथड. आपने सिर्फ आज ही समझना है और इसके कुछ कुछ पॉइंट्स अपने जहन में रखिएगा. ऑन जनवरी 10, 2011 मिस्टर यामीन परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 140,000. मशीन की कॉस्ट कितनी दी हुई है बेटा आपके पास? मशीन की कॉस्ट दी हुई है 140,000. ठीक है, ये रही मशीन की कॉस्ट. देन वी हैव स्क्रैप वैल्यू 30,000. हमने स्क्रैप वैल्यू कितनी ली हुई है? 30,000. आपके पास मशीन की कॉस्ट है 140, स्क्रैप वैल्यू है 30,000. द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज 10 years. ठीक है, ये आपके पास मेन कंटेंट आ गया. मेन कंटेंट क्या है बेटे? कॉस्ट ऑफ मशीन. Yes, we have cost of machine 140, then we have scrap value 30,000, and then machine estimated life is 10 years. Yes, we have total cost 140,000, scrap value 30,000 which is given, and then estimated life of machine is 10 years. We have method sum of air digit method. इसका main formula है हमारे पास जो हम discuss करने वाले हैं, n+1 divided by 2. यहाँ पे जो n की बात होती है वो हमारे पास years होते हैं. जितने भी years दिए होंगे वो हमारे पास n होगा. ठीक है, n+1 divided by 2, ये इसका मेन फॉर्मूला है. जिसमें जब मैं n बोल रही हूँ तो ये हमारे पास 10 ईयर्स हैं. ठीक है, इसके क्वेश्चन की तरफ मैं प्रोसीड करती हूँ. आपने सबसे पहले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है सिंपली. ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है. यस, n+1 डिवाइडेड बाय 2. अच्छा जी, बेसिक फॉर्मूला क्या है बेटे पास? आपके एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. डेप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन. ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट. अगर आपको पता हो, मैंने आपके साथ इससे पहले भी डिस्कस करी है. डेप्रिशिएबल कॉस्ट किससे कहते हैं हम लोग? टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू हमारे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट होती है. डेप्रिशिएबल कॉस्ट हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 140,000 माइनस 30,000, तो हमारे पास आंसर आएगा 110,000. हमारे पास फॉर्मूला लिखिए, डीसी डेप्रिशिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू इज योर डेप्रिशिएबल कॉस्ट. ये हम फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं. टोटल कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू इज योर डेप्रिशिएबल कॉस्ट. ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 140,000 माइनस 30,000 इज योर 110,000. क्लियर? 110,000 इज योर डेप्रिशिएबल कॉस्ट और उस पर आपने फ्रैक्शन अप्लाई करना है. ठीक है, अब फ्रैक्शन की अमाउंट हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगी? उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है फ्रैक्शन निकालने के लिए. n+1 एंड देन डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, आपने क्या लिखना है? n ब्रैकेट n+1 and then divided by 2.
ठीक है, ये हमारे पास इस तरह आपने फॉर्मूला लिखना है, n की जगह यहाँ पे 10 पुट करें, इधर ब्रैकेट में भी 10 + 1 पुट करिएगा एंड देन डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर इज 55,000। काइंडली इस वर्किंग को मेरे साथ करिएगा। हमारे पास क्या वर्किंग है बेटे, n + 1 डिवाइडेड बाय 2, n की जगह आपने 10 पुट करना है, देन 10 + 1 11 होगा, then 10 multiplied by 11 is 110 and then you have to divide it by 2, your answer is 55। मीन्स आपका जो सम ऑफ फ्रैक्शन आया है वो फ्रैक्शन का सम कितना है, 55 is your value। क्लियर? आई रिपीट वंस अगेन, सम ऑफ एयर डिजिट मेथड में हमें n + 1 डिवाइडेड बाय 2 फॉर द फ्रैक्शन अप्लाई करना होता है। एक फॉर्मूला डेप्रिशिएबल कॉस्ट का है, वो भी हम लोगों को आता है, टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, इससे हमारी डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपने फ्रैक्शन का फॉर्मूला इसको याद रखा, सेकंड पॉइंट डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे निकाली, एंड थर्ड पॉइंट में आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो आपके फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस कितने, आपको कितने ईयर्स दिए हुए, यहाँ पे दोबारा जाते हैं जरा देखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए, 10। ठीक है, और मशीन की कैलकुलेशंस कहाँ से स्टार्ट है, 2011 से, 2011 टिल 2015 तक उन्होंने आपको बोला है। इसका मतलब 2011 अपने पास लिख लीजिए, 2011, 12, 13, 14, 15, 5 ईयर्स हो गए ना। 2011 में आपके पास जो फ्रैक्शन अप्लाई होगा वो यूज होगा 10। ठीक है, जो जिस साल से आपने सम ऑफ एयर डिजिट शुरू करना है उसको आप फ्रैक्शन देंगे 10 और फिर नंबर 12 पे लिखेंगे 9। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले 2011, इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट पे फ्रैक्शन अप्लाई करना है। फ्रैक्शन कैसे अप्लाई होगा, 110,000 इज योर डेप्रिशिएबल कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 55, जो कि फ्रैक्शन का सम है। ये 10 कहाँ से आया, ये 10 हमें यहाँ पे 10 ईयर्स दिए हुए कि मशीन हर हाल में 10 साल इस्तेमाल होगी और आपने इन 10 ईयर्स के जो डिजिट्स हैं वो हर ईयर को देने हैं। ठीक है, हमें ये हर साल देना होता है। आई प्रोसीड, 110 मल्टीप्लाई बाय 10/55, आपके पास डेप्रिशिएबल या डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। जो पहले साल की डेप्रिसिएशन होगी वही उसकी एक्यूमुलेटेड होगी, एंड देन बुक वैल्यू आपको निकालनी आती है TC माइनस AD। ठीक है, मेन कंटेंट क्या था, डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे आनी चाहिए, TC माइनस सैल्वेज वैल्यू। सेकंड पॉइंट क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का फॉर्मूला है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास नंबर्स ऑफ ईयर्स हैं उसको अप्लाई करके हम सम ऑफ फ्रैक्शंस अप्लाई कर लेते हैं। फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए हमें पर डिजिट फ्रैक्शन भी चाहिए होता है, जो कि पहले साल का 10 होगा। 2012 में उसको रिवर्स यूज करते हैं हमेशा, 9, देन 2013, ये रहा 13 में 8, इधर 10 है। ठीक है, एंड देन 2014 में 7। अगर 2015 के बाद हमारे पास नीचे हमारे पास 16, 17, 18, 19, 20 आता तो फ्रैक्शन आता रहता है 5/55, 4/55, 3/55। इसी तरह हम इस फ्रैक्शन को पूरा 1/55 तक एंड करते। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि फ्रैक्शन आपके पास 10 है और उस सारे फ्रैक्शंस को आपने यूटिलाइज करना है। क्लियर? दिस इज द मेन कंटेंट। मैं एक दफा आपको स्पीडली इसका रिकैप दे देती हूँ। पूरा क्वेश्चन आपने सिंपल यही सॉल्व करना है। सम ऑफ एयर डिजिट मेथड का मेन कंटेंट एसेंस क्या है, हमारे पास सवाल में टोटल कॉस्ट गिवन होनी चाहिए, सैल्वेज वैल्यू गिवन होनी चाहिए एंड नंबर्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, आपको कंपलसरी कंडीशन यहाँ पे मेंशन होगी कि सम ऑफ एयर डिजिट मेथड आपने अप्लाई करना है, जिसके लिए जब सम ऑफ एयर डिजिट बोलेंगे तो हमें दो से तीन चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1 इज योर डेप्रिशिएबल कॉस्ट, नंबर 2, yes, number 2 is your formula for the fraction, and number 3 जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन मुझे हाईएस्ट टू लोअर वैल्यू लेके जाना है। इसका मतलब 10, 9, 8 एंड देन 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बस ये कंटेंट है। फॉर्मूला आपके सामने है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट डेप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। डेप्रिशिएबल कॉस्ट बेटे इस वक्त हमारे पास 110 आई है, क्योंकि 140 माइनस सैल्वेज वैल्यू, हर साल की डेप्रिशिएबल कॉस्ट फिक्स रहेगी। यहाँ पे सिर्फ आपने फ्रैक्शंस की वैल्यू चेंज करनी है।
फिर आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी, वही उसका एडी होगा, एंड देन बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए भी डेप्रिशिएबल कॉस्ट पे ही फ्रैक्शंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको सम ऑफ एयर डिजिट मिल जाए तो फौरन आपने डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकालनी है और आपने फ्रैक्शन अप्लाई करना है और उस फ्रैक्शन को इस रिवर्स फॉर्म में आपने लिख लेना है। ये अगर आपकी वर्किंग सही है तो डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड और बुक वैल्यू, तो ये सब आप बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं। दैट्स इजी फॉर यू, ठीक है। होप सो अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन टू सॉर्ट इट आउट। पास्ट पेपर्स में अब तक आपके पास 2 साल में आया है, 93 या 92 के क्वेश्चन में है, और एक आपके पास 2000 में कोई एक फ्लिंडर ब्लैंक्स आई है, फ्लिंडर ब्लैंक्स नंबर 2 और 3, आई डू रिमेंबर दिस, ठीक है। हम उसको फॉलो अप में करते हैं। कोई क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम्स आई हैं तो प्लीज डू डिस्कस विथ मी, आई एम हियर फॉर यू। अच्छा जी, as you all know कि this is your revisionary class, one of the student she asked me for the straight line method, ठीक है। straight line method के लिए जिन students को still problems हैं वो kindly इन questions के screenshot ले लें। इसमें आपके पास dates भी अप्लाई होंगी और year भी आपके पास अप्लाई है। हर क्वेश्चन जो आपके पास मशीनरी है, व्हीकल है, इक्विपमेंट है, ये सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन की आपने सेपरेटली स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ जो मेन पॉइंट डिस्कस करना है वो इधर डिस्कस करना है, टैबुलर कैलकुलेशंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग मेथड है जिसको हम डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग और डिक्लाइनिंग था, रिड्यूसिंग था, और क्या था मैं खुद ही भूल गई, डिमिनिशिंग, डिक्लाइनिंग, रिड्यूसिंग, ठीक है। 3 ही मेथड थे जी। इस जो हमारे पास सम ऑफ एयर डिजिट है, इसकी आपने कैलकुलेशन देख ली। स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला अप्लाई होगा। यूनिट प्रोडक्शन और वर्किंग आवर्स में भी आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होता है। यूनिट प्रोडक्शन और वर्किंग आवर में हम मंथ अप्लाई नहीं करते, ठीक है। टैबुलर कैलकुलेशन आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड में, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, यूनिट प्रोडक्शन और वर्किंग आवर, उन सब में ये टैबुलर कैलकुलेशन बनेगी। एग्जाम बोर्ड पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि आपने अपनी डेप्रिसिएशन की जो वर्किंग है उसको वर्किंग नंबर 1 या 2 या 2008 की वर्किंग, 2009 और 10 की वर्किंग, इस तरह हेडिंग डाल के उसकी वर्किंग शो करनी है और फिर वैल्यूज टैबुलर फॉर्मेट में पुट करनी है, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्मेट आप सबको अब तक याद हो गया होगा। टोटल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, एक बात आपके साथ डिस्कस करनी थी कि हमने हमेशा डिस्कस किया है कि हमारे पास जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ये सारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट को कंसिडर करके बनती हैं, जो कि इस वक्त आपके पास रेड हुआ हुआ है, ये सारी डेप्रिसिएशन से बनती हैं, सही है। अगर मैं बात करती हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, तो सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास पार्शियल बैलेंस शीट में यूज होती है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर 2009, जर्नल एंट्री पूछ रही हूँ डेप्रिसिएशन की, आप कहेंगे मिस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 72,000। अगेन मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट विल बी द एडजस्टिंग एंट्री फॉर 2010, आपने एडजस्टिंग एंट्री बतानी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 72,000। क्लोजिंग एंट्री अगर मैंने आपसे पूछी है 2008 की, तो आपने कहना है एक्सपेंस इन रेवेन्यू समरी डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 2008, ठीक है। देन इफ आई विल आस्क यू व्हाट विल बी द पार्शियल बैलेंस शीट ऑफ 2009, तो जब 2009 की पूछी जा रही है तो आपने उसमें टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करनी है। टोटल कॉस्ट है 400,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 132,000, एंड देन यू हैव टू गेट द बुक वैल्यू, दैट इज योर 268,000। क्लियर? ये मेन कंटेंट है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली टेबुलर कैलकुलेशन आप सबको आनी चाहिए। अपने पास पॉइंट्स टू रिमेंबर में बार बार लिख लें कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं वो आपकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट से बनेगी, पार्शियल बैलेंस शीट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट से बनती है, ठीक है। बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है टीसी माइनस एडी, टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज योर बुक वैल्यू, टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू इज योर डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमारे पास एक टी अकाउंट था, लेजर की बात कर रहे हैं हम लोग इस वक्त। थोड़े से इंपॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस करें जिसमें मैंने थोड़े से आप लोगों को मुझे लग रहा है कि डिस्कस करना चाहिए अपने लिहाज से। आप लोगों को तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लग रहा है कि जैसे कर दूं डिस्कस।
वी हैव अ टी अकाउंट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री और उसकी नेचर एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस व्हेन इंक्रीजेस इट इज डेबिटेड। इसका ब्रॉड डाउन हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। 2009 की इस वक्त अगर आपको डेप्रिसिएशन 60,000 गिवन है तो उसके सामने आपने बैलेंस सीडी में 60,000 से क्लोज करना है बेटे, यानी बैलेंस सीडी 60,000 होगा। देन बोथ द वैल्यूज वी विल बी इक्वलाइज्ड बाय 60,000। 60,000 आपने इसको डबल लाइन लगा के क्लोज करना है। जिस अमाउंट को हम सीडी करते हैं नेक्स्ट उसी सेम अमाउंट को आपने ब्रॉड डाउन भी करना होता है, ठीक है। देन 2009 के बाद हमारे पास 2010 की डेप्रिसिएशन, ये सब आप कैलकुलेट कर चुके होंगे। 60,000 के नीचे आपने 72,000 लिखना है एंड देन आपने 32,000 सीडी एंड बीडी करना है। दिस इज योर लेजर ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। साइमल्टेनियसली अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का भी सेम यही टी अकाउंट फॉर्म होगा। आई प्रोसीड फर्दर टूवर्ड्स द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन में मेरे पास लिस्ट प्राइस में से जितने भी डिस्काउंट्स होते हैं, दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स हमेशा माइनस होते हैं। सेल्स टैक्स जो होता है आपके पास और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो चीजें ऐड होती हैं। आई रिपीट वंस अगेन, लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट्स माइनस होते हैं, सेल्स टैक्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड अप होते हैं, तो आपके पास फाइनल इनवॉइस प्राइस आ जाती है। लेस ट्रेड डिस्काउंट्स adds sales tax, we will getting invoice price, ठीक है। and then add capital expenditures, जितने भी capital expenditures होते हैं, capital expenditure क्या होते हैं जिसमें से life of fixed assets increase होती है, बढ़ जाती है, वो सारे capital expenditures होते हैं। और capital expenditure हमेशा मशीन की cost में add होते हैं and then you will get the amount of total cost of machine, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास another content है। टोटल कॉस्ट आपके पास 400,000 है। डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करी, डेट इज योर 45,000 बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये जो इस वक्त आपके पास डाटा मौजूद है ना, देखें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपके पास मशीन की प्रीवियस ईयर की कॉस्ट और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होता है। तो याद रखिएगा जिस साल की आपको कैलकुलेट करनी होती है 2009 और 10, ये हमेशा उस साल से प्रीवियस ईयर का डाटा होता है, ठीक है। तो आप 2009 और 10 की कैलकुलेट आपको करनी है। ये जो डाटा है 400,000 एंड 45,000, ये आपको प्रीवियस ईयर का डाटा दिया हुआ है, दैट इज योर 2008, ठीक है। अब मुझे इस 2008 को हमने हमेशा टेबुलर फॉर्म में किया है, आप टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा। टोटल कॉस्ट को 400,000 में लिखिए, डेप्रिसिएशन को 45,000 में लिखिए और बुक वैल्यू कैलकुलेट करें 355,000, जो आपकी बुक वैल्यू आएगी लास्ट कॉलम में, ठीक है। फिर आप इसी बुक वैल्यू पे 355,000 पे 15% अप्लाई करेंगे और आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। इस वर्टिकल कैलकुलेशंस को आप लोगों ने फॉलो नहीं करना। आप लोगों ने काइंडली वही बॉक्स मेथड जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसकी वर्किंग सेपरेट कीजिएगा और बॉक्स में अपनी वैल्यूज शो करिएगा, ठीक है। बाकी मुझे आपके साथ ये वर्किंग आवर डिस्कस करना था। वर्किंग आवर्स में देख लीजिएगा, लाइफ आवर्स में गिवन होती है, हमने सिंपली टोटल कॉस्ट को सैल्वेज वैल्यू से माइनस करना होता है, डिवाइडेड बाय 32,000 जो कि टोटल वर्किंग आवर्स गिवन है, ठीक है। 800,000 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 32,000, दैट इज योर पर आवर की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। अब उस पर आवर जो आपने निकाल लेंगे उसको आपने इन 2009, 10 और 11 की वैल्यू से सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू को माइनस किया, ठीक है, और फिर उसको डिवाइडेड कर दिया आपने 32,000 से। यहाँ पे उन्होंने वर्टिकल कैलकुलेशन किए, आप लोग काइंडली फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, टीसी माइनस एसवी डिवाइडेड बाय यूएल, ठीक है, जिसमें टीसी आप होगा 800,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू 160,000 डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, वर्किंग आवर 32,000, वैल्यू आपकी आएगी बेटा ₹20 पर आवर, ठीक है। इसमें इन्होंने ₹20 लिखा हुआ है, आप लोग काइंडली अपने पास नोट डाउन करें, आपने ₹20 पर आवर मेंशन करना है, ठीक है। देन इस पर आवर को जो गिवन वैल्यूज हैं ये आपके पास यूनिट्स, सॉरी ये यूनिट्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगे कि आपने 2009 और 10 में कितने यूनिट्स यूज किए हैं, ये यूनिट्स आपके पास गिवन होते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा। ये क्वेश्चंस 2009, 10, 11 ये आपके पास आवर्स गिवन होते हैं कि आपने 2009 में 32 यूज किए, 2010 में 48 4,800 एंड 2011 4,000। आपने सिंपली इन गिवन आवर्स को 20 से मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ओके, देन वी हैव
अच्छा जी, रिक्वायर्ड पार्ट जो अभी आप लोगों का, क्योंकि ये सेशन मैं बिल्कुल एंड करने वाली हूँ, इसके जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं। रिक्वायर्ड पार्ट क्या क्या है फॉर द बोर्ड परस्पेक्टिव। आप लोगों को ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी का कंपलसरी पार्ट होता है। 30 मार्क्स आपने इसको बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। इन 30 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें बेटे आप लोगों को आनी चाहिए? टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, जैसे मशीन की कॉस्ट है, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसका पूरा फॉर्मेट है, लिस्ट प्राइस से शुरू होता है, डिस्काउंट्स लेस होते हैं, सेल्स टैक्स ऐड होता है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होते हैं, ठीक है। फिर जर्नल एंट्री ऑफ मशीन, जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करी है, 6 अपने माइंड में रखिएगा, 6 एंट्रीज होती हैं। Then journal entry for depreciation, depreciation expense debit, allowance for depreciation credit, adjusting entry, closing entry, ledger मैंने भी आप लोगों के साथ रिपीट किए हैं। accumulated depreciation हमेशा credited साइड से स्टार्ट होगा। पार्शियल बैलेंस शीट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चूज करके सिर्फ उसी साल की आपने पार्शियल बैलेंस शीट बनानी है, जिसमें आप डेबिटेड साइड पे सिर्फ एसेट साइड शो करते हैं, क्रेडिट की जो इक्विटी साइड्स है वो बिल्कुल एम्प्टी होती है, खाली रखते हैं। पार्शियल बैलेंस शीट में आपने जो फॉर्मूला शो करना होता है वो टोटल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। देन फॉर द बोर्ड परस्पेक्टिव आप लोग को कौन कौन से मेथड्स आने चाहिए बेटे? स्ट्रेट लाइन बाय फॉर्मूला भी आना चाहिए और स्ट्रेट लाइन बाय परसेंटेज मैंने आप लोग को काफ़ी सारा प्रिपेयर करा दिया है। देन वी हैव डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग और डिक्लाइनिंग मेथड, ठीक है। फिर हमारे पास आगे होगा यूनिट प्रोडक्शन मेथड एंड देन वर्किंग आवर, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला लगता है। अभी आपको इसका भी रिव्यू मैंने दिया। सम ऑफ एयर डिजिट मेथड करंट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया है। इसके मेन कंटेंट क्या है कि आपको डेप्रिशिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला आना चाहिए, सॉरी, टोटल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, एंड देन फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका इससे सम ऑफ फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि फ्रैक्शंस हमेशा रिवर्स में अप्लाई होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 5 दिए हुए हैं तो हम पहले साल के लिए जो फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे वो 5 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रैक्शन, देन 4 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रैक्शन, ये आपको अप्लाई करना है। सम ऑफ एयर डिजिट का मेन फॉर्मूला क्या है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शंस, ठीक है। देन वी हैव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फिक्स एसेट, जो आपके साथ मैंने डिस्कस करी थी कि पहली जर्नल एंट्री बनेगी परचेज ऑफ मशीन की, जो कि आप ट्रेड डिस्काउंट से फॉलो कीजिएगा। सेकंड एंट्री बनेगी परचेज ऑफ मशीन की, जिसमें आप कैश डिस्काउंट आपने चार्ज किया होगा वो अमाउंट शो करेंगे। थर्ड बनेगी बेटे परचेज ऑफ मशीन की, जो कि आप सेल्स टैक्स जिसमें आपने चार्ज किया है आप वो अमाउंट शो करेंगे। थर्ड है आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, देन वही कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, उसकी एंट्री बनाइएगा। एंड द लास्ट वन इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये 6 एंट्रीज हैं टोटल। आपकी जो जनरल एंट्री ऑफ फिक्स एसेट जब भी पूछी जाएंगी तो 6 के 6 सारे बनाइएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है तो फिर आप उसकी जनरल एंट्री नहीं रिकॉर्ड करें। अगर क्वेश्चन में आपको कैश डिस्काउंट नहीं चार्ज हो रहा तो फिर आप कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं बनाइएगा। दैट्स द कंप्लीट रिविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। जज़ाक अल्लाह।